हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोगों का स्वागत है इन्फिनिटी लर्न नीट बाय श्री चैतन्य में। यहां पे लेकर आया हूं मैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन एंड अ प्लेन का माइंड मैप आप लोगों के लिए इस बेहतरीन सी सीरीज में। और हम अगले 10 मिनट में पूरा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन और प्लेन के सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से हर एक चीज को समझेंगे, जानेंगे और ये आपके रिवीजन के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो फटाफट आइए देखते हैं क्या है इस टॉपिक में। सो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन की बात करूं मैं, सबसे पहले तो कॉन्सेप्ट आ जाता है बेटा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, कि डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ लेंथ और डिस्प्लेसमेंट हो जाता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ये यहां पे आपके लिए एक x वर्सेस t ग्राफ दे दिया है, क्योंकि ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पोजीशन टाइम का एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के लिए ऐसा ग्राफ होता है और यूनिफॉर्म मोशन के लिए एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है कुछ इस तरीके का। एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाते हैं। एवरेज वेलोसिटी की बात करूंगा तो वो हो जाता है आपका चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम, और चेंज इन पोजीशन असल में आपका डिस्प्लेसमेंट ही होता है। जो चेंज इन पोजीशन होता है वो आपका क्या हो जाता है, वो आपका डिस्प्लेसमेंट ही हो जाता है। इसी को हम डेल्टा एक्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो डेल्टा एक्स यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम एवरेज वेलोसिटी होती है, और एवरेज स्पीड की बात करोगे तो डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। अगर इसी को बहुत छोटे इंटरवल के लिए लेंगे तो आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड आ जाएगी। ये आपके देखिए ग्राफ बना दिया, नेगेटिव वेलोसिटी के साथ मूव होने वाला, ये पॉजिटिव वेलोसिटी के साथ मूव होने वाला। क्यों, आप कैसे पता करेंगे? स्लोप। इस ग्राफ में देखोगे स्लोप जो आएगा वो आपका नेगेटिव आएगा, इसीलिए नेगेटिव वेलोसिटी, और इसमें स्लोप आप देखोगे पॉजिटिव आएगा, इसलिए पॉजिटिव वेलोसिटी। एक एक्सटी कर्व में जो स्लोप है वो वेलोसिटी दिखाता है। आगे बात करते हैं एवरेज और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की। तो एक्सेलरेशन एवरेज हो जाता है डेल्टा वी बाई डेल्टा टी और इंस्टेंटेनियस हो जाता है डीवी बाई डी टी। आपके सामने कुछ टेंटेटिव ग्राफ्स दिए हैं, आपकी एनसीईआरटी के हैं। जब कभी भी आपको ऐसी कटोरी मिले जहां पे आप पानी डालेंगे तो रुक जाएगी, वहां हमेशा पॉजिटिव एक्सेलरेशन होता है। किसमें? एक एक्सटी कर्व में। जहां भी आपको एक ऐसी कटोरी मिले जहां पे पानी डालेंगे बिल्कुल इकट्ठा नहीं होगा, वहां पे हमेशा नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। इसके कुछ वेराइटीज बता देता हूं। इसमें देखिए ग्राफ ऐसा भी आता है, कुछ इस तरीके का आ जाता है, या फिर इसमें ग्राफ आपका कुछ इस तरीके का भी आता है। ये दोनों इसी के वेरिएंट है। और इसमें आप देखोगे ग्राफ तो कुछ इस तरीके का आएगा, या फिर इसमें देखोगे ग्राफ तो कुछ इस तरीके का आएगा। ये नेगेटिव एक्सेलरेशन के, और एक्सेलरेशन जीरो आपका एक स्ट्रेट लाइन कर्व आता है, ठीक है। उसके बाद फिर मोशन इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन विद पॉजिटिव एक्सेलरेशन, आपका ये ग्राफ हो जाता है। ये आपका मोशन, ये वीटी ग्राफ्स दिए हुए हैं आपके इंडिविजुअल एक्सेलरेशन से रिलेटेड। वीटी कर्व में स्लोप आपका एक्सेलरेशन बताता है। ध्यान रखो, जहां पे भी डीवी बाई डी टी दे दिया मतलब वीटी कर्व में ये वाली क्वांटिटी वीटी कर्व में स्लोप बताई जाएगी। स्लोप से आप पता कर सकते हो। तो ये आपके लिए एक अच्छा रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब देखिए तीन इक्वेशंस एग्जिस्ट करती है, इक्वल्स टू डीवी बाई डी टी, v इक्वल्स टू dx बाई dt और इक्वल्स टू dv बाई dx। ये इक्वेशंस हर जगह वैलिड है, आपकी एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो या वेरिएबल हो। बट इसके बाद इक्वेशंस ऑफ मोशन आती है जो कि तभी वैलिड है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। तो ये तभी वैलिड है जब एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट हो जाए। तो ये चार इक्वेशंस आते हैं, 4 से 5 है बल्कि। पहली तो ये, दूसरी ये, तीसरी ये, जो तीन आप ऑलरेडी जानते हैं। जो फोर्थ हो जाती है वो होती है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। तो ऐसे nth सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट हो जाता है u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1 का। और एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो इनिशियल प्लस फाइनल बाय 2 के बराबर होती है। तो ये दो भी आपको इन एडिशन याद रखने चाहिए। जरूर याद रखिए, सारी इक्वेशंस वैलिड तभी है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अब इक्वेशंस ऑफ मोशन सबसे ज्यादा अगर कहीं यूज होते हैं ना तो वो होते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी के वन डायमेंशन केस में, क्योंकि यहां पे आप देखेंगे एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट रहता है और वो भी जी डाउनवर्ड। तो सिंस एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट तो आपकी देखिए इक्वेशंस कैसे वैलिडेट हो जाती है, सारी की सारी इक्वेशंस लगती हैं। अगर मैं मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करूं तो वहां पे एक और कॉन्सेप्ट आता है आपका गैलीलियो लॉ का, जिसका कहना यह रहता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट मोशन अंडर ग्रेविटी कर रहा है तो इक्वल टाइम इंटरवल में, मतलब 1-1 सेकेंड या 2-2 सेकेंड के इंटरवल टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा ना, उनका रेशो हमेशा ऑड नंबर्स के रेशो के बराबर रहता है, यानी 1:3:5:7:9:11। तो हमेशा इनका रेशो ऑड नंबर्स के रेशो के बराबर रहता है। ये कॉन्सेप्ट गैलीलियो लॉ बोलता है। अब बात करते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी में स्टैंडर्ड ग्राफ की, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे आप देख सकते हैं, ये बना दिया वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन विद टाइम। ये आपके एनसीईआरटी में दिया है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहती है सर मोशन अंडर ग्रेविटी में। आपकी वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ देखेंगे तो वेलोसिटी आपका ये वाला केस बनाया है जब मैंने ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया है, बस यानी इनिशियल वेलोसिटी से ड्रॉप किया है। देखिए नीचे बढ़ती जा रही है इसकी वेलोसिटी, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रही है, इसलिए ग्राफ देखिए ऐसा आ रहा है। और स्लोप इसका कांस्टेंट है। स्लोप आप देखोगे तो स्लोप कांस्टेंट है, नेगेटिव है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, ठीक है। देन उसके बाद पोजीशन वर्सेस टाइम की ग्राफ की बात करें तो भाई एक्सेलरेशन नेगेटिव है, तो अभी जस्ट बताया था
ग्राफ कैसा होना चाहिए, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ एक ऐसी कटोरी होनी चाहिए जिसमें पानी नहीं रुकेगा, तो इसलिए एक्स वर्सेस टी का ग्राफ ऐसा हो जाता है। आपको चीजें यहां पे रिकॉल करके रिलेट करनी, तभी आपको ये सारी चीजें समझ में भी आएंगी। रिलेटिव वेलोसिटी की बात करें, इसमें लास्ट का टॉपिक है। रिलेटिव वेलोसिटी उतना ज्यादा सवाल नहीं पूछे जाते हैं, बट स्टिल आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो रिलेटिव वेलोसिटी का सिंपल शब्दों में अर्थ यह है कि आपको एक फ्रेम में बैठना है, जिसमें जिस फ्रेम में भी आप बैठेंगे उसमें आप रेस्ट पे रह देंगे, और उस फ्रेम में बैठ के आपको दूसरे फ्रेम की वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट को चेक करना है। बस याद रखना, आप जिस फ्रेम में भी बैठते हो, जिस फ्रेम में बैठ के आप दूसरे लोगों के मोशन को ऑब्जर्व करते हो, फ्रेम हमेशा रेस्ट में रहता है, यानी उसका एक्सेलरेशन, उसकी वेलोसिटी, उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। अब दूसरे लोग मोशन करेंगे, अब क्योंकि दूसरे लोग करेंगे तो उसी में हम रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल VAB का मतलब ये होता है कि मैं A को देख रहा हूं B में बैठ के, तो उसकी वैल्यू हो जाती है, आप तो रेस्ट पे आ गए तो A की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, जो भी आपका VA वेक्टर है माइनस VB वेक्टर। सिमिलरली AB एक्सेलरेशन निकालना चाहे तो A वेक्टर माइनस AB वेक्टर, उस तरीके से आप निकालते हैं। ठीक है, तो यहां पे आपके स्टैंडर्ड ग्राफ दे दिए, पोजीशन नाम ग्राफ ऑफ टू ऑब्जेक्ट विद इक्वल वेलोसिटीज, इस तरीके से जाते हैं। ये पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ, इसका एक क्वेश्चन भी है आपकी एनसीईआरटी में, जहां पे दो ऑब्जेक्ट्स की अलग अलग वेलोसिटी है और इस पॉइंट पे दोनों की पोजीशन सेम है, ये मिल रहे हैं। ठीक है, तो इस पे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया, ये भी एक क्वेश्चन आया। तो ये स्टैंडर्ड आपके दो केसेस हैं जो ग्राफ है, आपको पता होने चाहिए रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में। अब मोशन इन अ प्लेन में आपको स्केलर्स एंड वेक्टर्स, वेक्टर क्वांटिटी से रिलेटेड भी काफी जानकारी होनी चाहिए। तो फटाफट बात करते हैं। स्केलर क्वांटिटी वो जिसमें मैग्नीट्यूड ही होता है, वेक्टर क्वांटिटी वो जिसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होता है। वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करने के लिए दो लॉ होते हैं, एक होता है पैरेललोग्राम, एक होता है ट्रायंगल लॉ। पैरेललोग्राम का यूजेज तब होता है जब दो टेल या दो हेड एक जगह मिले, तो उसमें हो जाता है a² + b² + 2ab cos थीटा मैग्नीट्यूड। ट्रायंगल लॉ का यूज तब होता है जब आपका एक हेड और दूसरा टेल मिले, तो इसमें रिजल्टेंट जो हो जाता है a + b का, वो बेसिकली ओपन टेल से ओपन हेड की तरफ ज्वाइन करने वाला वेक्टर ये हो जाता है, इसमें रिजल्टेंट डायगोनल होता है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता होना चाहिए कि यूजेज क्या है। मैग्नीट्यूड यहां पे वही a² + b² + 2ab cos थीटा का अंडर रूट, जहां पे थीटा दोनों एंगल, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल होता है। ठीक है, देन बात करें सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, तो सब्ट्रैक्शन को अलग मत समझना, सब्ट्रैक्शन एक तरीके से एडिशन ही है। यहां पे a - b को आप ऐसा लिखेंगे a + - b वेक्टर, तो a + - b वेक्टर है, यानी a वेक्टर अगर मान लो ऐसा है और b वेक्टर ऐसा दिया हुआ है, अब मुझे a - b करना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं a - b नहीं करूंगा, मैं a वेक्टर एज इट इज इसको -b से जोड़ूंगा, तो -b इसका जस्ट उल्टा, यानी ये हो जाएगा, तो ये -b वेक्टर हो जाएगा, ये -b वेक्टर हो जाएगा और a वेक्टर मेरा ये हो जाएगा। क्लियर, तो अब इनका रिजल्टेंट पैरेललोग्राम से आ सकता है क्योंकि दो टेल्स मेरे को दिख रहे हैं एक के पास एक। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब यहां पे जो मैग्नीट्यूड हो जाता है उसमें बस एक चेंज ये आ जाता है, यहां 2ab cos थीटा के पहले एक नेगेटिव साइन आ जाता है। ठीक है, अब यूनिट वेक्टर्स क्या होता है, तो यूनिट वेक्टर्स बेसिकली डायरेक्शन दिखाने के काम आती है। यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका होता है, आपका जो वेक्टर है उसको डिवाइड कर दीजिए उसके मैग्नीट्यूड से, यानी अगर मान लीजिए ए यूनिट वेक्टर, ऐसे बर्थडे वाली टोपी पहनाने से हम यूनिट वेक्टर दिखाते हैं, तो ए वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर आपका ए कैप कहलाते हैं, यानी यूनिट ए वेक्टर कहलाता है। और यूनिट वेक्टर हमारे पास प्री डिफाइंड रहते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को डिफाइन करने के लिए, जिन्हें आई कैप, जे कैप, के कैप कहा जाता है, और वो काफी हेल्पफुल रहते हैं वेक्टर्स को डिफाइन करने में। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको एक दिया जा रहा है एक स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर इन 2 डायमेंशन, तो स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर इन 2 डायमेंशन एक्स और वाई प्लेन में एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसे बताया जाता है ऐसा, देखो ax इस वेक्टर का एक पार्ट है जो आई कैप यानी एक्स एक्सिस के अलोंग है, आई कैप लिखा है, और ay इस वेक्टर का पार्ट है जो कि वाई एक्सिस के अलोंग है, जे कैप लिखा है। ऐसे ही के कैप जेड एक्सिस को देता है। जैसे 3 डायमेंशन वेक्टर रिप्रेजेंटेशन देखो, इसमें दिया जाएगा एक ए वेक्टर है जो कि बेसिकली आपका एक ax है आई कैप के अलोंग, फिर ay है जे कैप के अलोंग, और फिर az है आपका के कैप के अलोंग। क्लियर है, तो यहां पे आप देख सकते हैं ax आपका एक्स एक्सिस आई कैप के अलोंग है, ay वाई के अलोंग है और az जेड के अलोंग है। तो ये आई कैप, जे कैप, के कैप यूनिट वेक्टर्स होते हैं जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करते हैं। अब लास्ट टॉपिक यहां पे इसी रिप्रेजेंटेशन समझ में आता है, रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। तो रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर का पॉइंट सिंपल सा ये है कि पैरेललोग्राम और ट्रायंगल लॉ में आप दो वेक्टर को जोड़ना सीखते हैं और रेजोल्यूशन में आप एक वेक्टर को तोड़ना सीखते हैं। तो रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर आप 2D और 3D दोनों में कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप यहां पे एक वेक्टर है, इसको 2 डायमेंशनल प्लेन में आपको ब्रेक करना है। अब 2 डायमेंशनल प्लेन में आपको ब्रेक करना है, यानी कि आपको दो ऐसे परपेंडिकुलर एक्सिस ही मिल पाएंगे जिसके अलोंग आप एक वेक्टर ब्रेक कर सकते हो, राइट। एक मिलेगा एक्स के अलोंग, एक मिलेगा वाई के अलोंग, और ऑब्वियसली ये जब प्लेन पे ब्रेक होना चाहिए वो प्लेन बेसिकली वही होना चाहिए जिसपे वेक्टर हो। 3 डायमेंशनल ब्रेकडाउन के लिए जिस प्लेन में
वेक्टर है उस प्लेन में आप एक्स और वाई नहीं रख सकते, ठीक है। तो यहां पे जो एक्स कंपोनेंट होता है जिसके साथ थीटा एंगल दिया रहता है वो हो जाता है आपका ए कॉस ऑफ थीटा, और ये हो जाता है आपका जिसके साथ एंगल नहीं दिया ए साइन थीटा। ये बेसिकली इनके कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा यूज होने वाली चीज है जो आप आने वाले चैप्टर्स में भी देखते हैं। 3 डायमेंशन में जाऊंगा तो यहां पे x वाला a cos अल्फा, y वाला a cos बीटा और z वाला a cos गामा हो जाता है, जिसमें cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा को हम डायरेक्शन कोसाइंस भी बोलते हैं। ये साइन अल्फा नहीं होगा, ये साइन अल्फा नहीं होगा, दिस इज गोइंग टू बी cos ऑफ बीटा, दिस इज गोइंग टू बी cos ऑफ बीटा, जहां पे cos अल्फा, cos बीटा और cos गामा बेसिकली आपके डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। और cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा की वैल्यू 1 के बराबर होती है, ठीक है। अब इसी में आगे जाके कॉन्सेप्ट आता है प्रोजेक्टाइल मोशन का, मोशन इन अ प्लेन की बात कर रहा हूं। प्रोजेक्टाइल मोशन में ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल वाले केसेस बेहद इंपॉर्टेंट है। और ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में अगर मैं बात करूं तो एक फॉर्मूला आपका टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा बाय जी, मैक्सिमम हाइट u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय जी, रेंज u स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी। और उसके दो इंटरप्रिटेशन, एक तो मैक्सिमम रेंज 35 पे आती है और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे रेंज की वैल्यू सेम होती है। ये सारी रिलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी बेसिकली पैराबोला दिखाता है, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड बातें हो गई। जाते जाते रिवर मैन प्रॉब्लम, जिसपे बहुत सवाल आते हैं और हमेशा बच्चों को दिक्कत रहती है, तो रिवर मैन प्रॉब्लम की बात कर लेते हैं। इसमें दो केसेस होते हैं बेटा, एक तो होता है शॉर्टेस्ट पाथ का और एक होता है शॉर्टेस्ट टाइम का। तो एक बात याद रखिए, जब कभी भी आपको शॉर्टेस्ट टाइम के अलोंग मूव करना है, आपको एक नदी को क्रॉस करना है शॉर्टेस्ट टाइम में, तो आप कोशिश करिएगा कि आपकी जो वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू रिवर वो हमेशा ऊपर की तरफ हो। आपकी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू रिवर ऊपर की तरफ हो, रिवर की इधर हो और आप असल में कुछ इस तरह मूव कर रहे हो, तो आप सबसे कम टाइम में पहुंचेंगे। तो इस समय जो शॉर्टेस्ट टाइम हो जाता है d अपॉन VMR हो जाता है, d अपॉन वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर हो जाता है। ये शॉर्टेस्ट टाइम होता है। जो शॉर्टेस्ट टाइम होता है कितना हो जाता है, d अपॉन वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ये शॉर्टेस्ट है, ठीक है। और अगर आपको शॉर्टेस्ट पाथ पे जाना है तो शॉर्टेस्ट पाथ में आपको ये करना है, अपना VMR ऐसे रखना है ताकि VMR का जो एक कॉम्पोनेंट इधर आएगा दैट इज VMR sin थीटा, ये बेसिकली आपकी VRG को बैलेंस कर दे, वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू राउंड को बैलेंस कर दे। मतलब आप इस डायरेक्शन में कोशिश करिए स्विम करने की या मूव करने की, जिससे आपका ये वाला कंपोनेंट इसको बैलेंस कर देगा। और अल्टीमेटली ना आप लेफ्ट जाओगे ना आप राइट जाओगे, आप सीधे यहां पहुंचोगे। तो इस केस में साइन थीटा ऐसा आ जाता है। तो आपको ये फॉर्मूले याद नहीं रखने, आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना है कि भाई हमें टाइम कितना लगता है, मिनिमम शॉर्टेस्ट टाइम का केस क्या है और शॉर्टेस्ट पाथ का केस क्या है, क्योंकि इससे रिलेटेड सवाल आते हैं, कभी कभी आते, ठीक है। तो यहां पे हम क्लोज करते हैं हमारे 1D और 2D मोशन के पूरे सेशन को। देखिए मैंने विद इन अराउंड 10-12 मिनट्स में कंप्लीट कर दिया है। अब जाने से पहले बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज, फ्लैट 50% ऑफ चल रहा है अभी इन्फिनिटी लर्न की टेस्ट सीरीज पे। आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप सीरियस अपनी तैयारी को लेके, आपको टेस्ट सीरीज बिल्कुल लेना चाहिए। ये प्राइस बिल्कुल ज्यादा नहीं है। बहुत सारे लोगों को लगता है सर इतना क्यों प्राइस है। बेटा आप अगर कहीं खाना खाने जाओगे ना, आप लोगों का शायद महीने या 15-10 दिन का पॉकेट मनी भी इससे ज्यादा होता है। तो आई थिंक आप अपनी पढ़ाई के लिए इतना स्पेंड कर सकते हैं। अभी कुछ टाइम के लिए 50% ऑफ चल रहा है जस्ट फॉर द ओकेजन ऑफ दिवाली। आई थिंक यू ऑल शुड एनरोल फॉर इट, एंड नॉट ओनली एनरोल, आपको इसे सीरियसली देना भी चाहिए। बस एनरोल करने से मतलब क्या, फिर तो मत ही करना। मेन पॉइंट है आप दीजिए, क्योंकि आपके देने से आपको एक इंप्रूवमेंट महसूस होगा। इन्फिनिटी लर्न की ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं इस कोड को स्कैन करके। इस वीडियो को अगर आपको लगा कि यार हाँ इंफॉर्मेशन था और आपको कुछ कंटेंट मिला, आप रिवाइज कर पाए, तो जरूर लाइक करिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।